और चलिए लंच टाइम में सबसे पहले बात रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के शौर्य प्रदर्शन की करते हैं। विशाखापट्टनम में इस वक्त इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू यानी IFR 2026 का आयोजन हो रहा है, जिसमें भारत की नौसेनाओं के साथ 50 मित्र देशों की नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। इसमें 70 युद्धपोत, पनडुब्बियां और नौसैनिक विमान समुद्र में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह 10 बजे के करीब IFR की शुरुआत हुई। भारत की राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू ने इसका निरीक्षण भी किया। भारत की ओर से इस फ्लीट रिव्यू का सबसे बड़ा आकर्षण स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। विक्रांत के कैरियर बैटल ग्रुप में नौसेना के डिस्ट्रॉयर और अन्य युद्धपोत भी शामिल थे। इन सब ने मिलकर तब भारतीय नौसेना की आक्रामक क्षमता का प्रदर्शन किया था। साथ ही इसी रणनीतिक दबाव के चलते पाकिस्तान नौसेना कराची बंदरगाह से बाहर नहीं निकल सकी थी। अब देखिए, इसी फ्लीट रिव्यू में भारतीय नौसेना के साथ अमेरिका, रूस, ईरान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और इटली समेत कई देशों के युद्धपोत, पनडुब्बियां और विमान समुद्र में एकत्र होकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। IFR दुनिया के सबसे बड़े सेरेमोनियल नौसैनिक आयोजनों में से एक है, जिसका मकसद वैश्विक नौसैनिक सहयोग, समुद्री सुरक्षा और मित्रता को मजबूत करना है। इस वक्त हम भारतीय नौसेना के INS सावित्री पर हैं, जहां इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगभग 71 शिप्स को और सबमरीन्स को, असेट्स को रिव्यू कर रही हैं। ये भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण इसलिए है क्योंकि भारत ये तीसरा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू होस्ट कर रहा है। पहला इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो 2001 में हुआ था, उसके बाद 2016 और फिर 2026, यानी पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नौसेनाओं को एक साथ लाकर भारत की वायु जो नौसेना है वो यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू कर रही है। आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन यहाँ पर INS सावित्री पर भी मौजूद है और तमाम जो नेवी शिप्स हैं, चाहे वो भारतीय नौसेना की हों, दूसरे देशों की हों, लगभग 20 देश अपने वॉरशिप्स को यहाँ पर लेकर आया है। इसके अलावा भारतीय नौसेना की अगर हम बात करें, लगभग 50 शिप्स, वॉरशिप्स और दूसरे असेट्स यहाँ पर हैं। कोस्ट गार्ड के भी शिप्स इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बने हैं। आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त विशाखापट्टनम से जब हम आगे बंगाल की खाड़ी में बढ़ रहे हैं, आप देखिए किस तरह से ये तमाम अलग अलग युद्धपोत एक फ्लीट रिव्यू का यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। ये दिखाता है कि किस तरह से भारतीय नौसेना की जो ताकत है समुद्र के अंदर वो बढ़ रही है, किस तरह से उसकी डिप्लोमेसी, मैरीटाइम डिप्लोमेसी जिसे कह सकते हैं, वो आगे बढ़ रही है। यहाँ पर कई ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस किए जा रहे हैं, कई ऐसे कॉम्प्लेक्स ड्रिल्स दिखाई दे रहे हैं जो वॉर लाइक सिचुएशन के लिए सिमुलेट किए गए हैं, चाहे वो फाइटर्स हों, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हों, मार्कोस हों या फिर कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कैसे विषम परिस्थितियों में है, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या फिर युद्ध के दौरान या फिर दूसरा कैलामिटीज हो, कैसे ये जो शिप्स हैं वो ऑपरेशंस करती हैं और भारत की जो समुद्री सीमाएं हैं वहां पर न सिर्फ देश को सुरक्षित रखती हैं बल्कि भारत का वर्चस्व पूरे दुनिया में बढ़ाती हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ शिवानी शर्मा, विशाखापट्टनम। और हमारे सहयोगी विशाखापट्टनम से शिवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवानी, IFR का ये जो आयोजन था ये कितने भव्य तरीके से हुआ है, ये बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि वहां पर आपको आत्मनिर्भर भारत के शौर्य की गाथा किस तरीके से दर्शाई हुई दिखाई दी? देखिए, जब मैं आपसे बात करूंगी तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप देखें, इस वक्त भी ये इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू चल रहा है। मैं इस वक्त INS सावित्री पर हूं और दोनों तरफ अलग अलग क्लास के वॉरशिप्स और सबमरीन्स का रिव्यू हो रहा है। प्रेसिडेंट इसे रिव्यू कर रही हैं। आप देखिए, ये बहुत ही असामान्य दृश्य है क्योंकि आमतौर पर इतनी नजदीक से हमें न सबमरीन देखने को मिलते हैं, न भारतीय नौसेना के युद्धपोत देखने को मिलते हैं। ये महज ये इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू या इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उसमें इस तरह का शक्ति प्रदर्शन होता है। आप जो इस वक्त सबमरीन देख रहे हैं, ये भी आत्मनिर्भर भारत की कहानी कहते हैं, चाहे वो सबमरीन्स हो, चाहे वो फ्रिगेट्स हो, डिस्ट्रॉयर्स हो, ये सब कुछ अब भारतीय नौसेना भारत में बना रही है।
और यहाँ पर 70 अलग अलग देशों के युद्धपोत हैं, 70 से ज्यादा युद्धपोत हैं, जिसमें भारतीय नौसेना के सबमरीन्स भी हैं, युद्धपोत भी हैं, विक्रांत भी है। आपको दिखा रहे हैं इस वक्त प्रदीप गुप्ता जो मेरे सहयोगी हैं मेरे साथ, किस तरह से इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान विशाखापट्टनम में बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग पूरी दुनिया के जो फ्रेंडली नेशंस हैं उनकी जो नौसेनाओं हैं उनके असेट्स को भी दिखा रहे हैं, साथ ही अपनी ताकत को दिखा रहे हैं, अपने दमखम को दिखा रहे हैं। जब भारतीय नौसेना की बात होती है, आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक साइलेंट वॉरियर की तरह अरब सागर में अग्रेसिवली डिप्लॉयड थी भारतीय नौसेना, और यही दबाव था जिसके तहत पाकिस्तान नियंत्रण में रहा। अगर समुद्र की बात करें तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स ड्रिल्स में भारतीय नौसेना हमेशा से अग्रणी रही है। 1971 में जो पाकिस्तान की नौसेना का PNS गाजी था उसको यहीं पर डुबोया गया था, और तमाम ऐसे निशान हैं आज भी विशाखापट्टनम के अगर हम बात करें जहां पर भारतीय नौसेना का वर्चस्व हमेशा से रहा है। लगातार आपको दृश्य भी दिखाते रहेंगे किस तरह से यहाँ पर युद्धपोत लाइंड अप हैं। 6 कॉलम्स का ये फ्लीट रिव्यू रहा जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू, और बहुत अहम इसलिए भी है शगुफ्ता आपको बताऊं कि तीसरा ये मौका है जब इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू भारत में हो रहा है। इससे पहले 2001 और 2016 में हुआ, और 2026 में यानी 10 साल बाद ये फ्लीट रिव्यू हो रहा है। तो बहुत ही असामान्य है, ये बड़ी बात है कि भारत में इसे किया जा रहा है, और मित्र नौसेनाएं चाहे वो रूस हो, जापान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इंडोनेशिया, थाईलैंड, अमेरिका, तमाम डेलीगेट्स यहाँ पर आए हुए हैं, अपने शिप्स को लेकर आए हैं। श्रीलंका के शिप्स हैं यहाँ पर, बांग्लादेश के शिप्स हैं यहाँ पर, तमाम लोगों को आप देख रहे हैं, तमाम अतिथि यहाँ पर हैं जो फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, यूरोपियन यूनियन के लोग यहाँ पर हैं। तो वाकई में भारतीय नौसेना की ताकत, उसका दमखम बढ़ रहा है। INS विक्रांत यहाँ पर जब दिखाई दिया तो एक अलग हलचल थी। एयर ऑपरेशंस हमने देखे जिसमें कामोव से लेकर MiG-29 तक दिखाई दिए। स्पेशल ऑपरेशंस करने वाले जो मार्कोस हैं, मरीन कमांडोज, उन्होंने अपने हाई स्पीड पेट्रोल वेसल्स को दिखाया। तो सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि भारतीय नौसेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नौसेनाओं में से एक है। न सिर्फ अपनी ताकत के इजाफे को लेकर बल्कि अपनी मित्र नौसेनाओं में तालमेल बैठाकर किस तरह से कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन किए जा सकते हैं, न सिर्फ इंडियन ओशन रीजन में बल्कि इंडो पैसिफिक में भी, जहां पर हम चीन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और भारत की नौसेना लगातार आगे बढ़ रही है। तो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू बहुत ही अहम और बहुत ही एक संदेश देने वाला इवेंट है आज के लिए। बिल्कुल शिवानी, जो बात आपने कही सवाल मेरा उसी से जुड़ा हुआ था। देखिए IFR की हम बात कर रहे हैं तो IFR शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा तो बना ही है। भारतीय नौसेना शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर कर रही है, साथ ही माना जाए कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी दिया जा रहा है उन देशों को जिनको चेताया जा रहा है यहाँ पर। बिल्कुल स्ट्रैटेजिक मैसेज है। अगर हम इस एरियल ड्रिल को दिखा पाएं अपने दर्शकों को, यहाँ पर MiG-29 के उड़ान भर रहे हैं जो कि INS विक्रांत पर होते हैं। तो जब इस तरह के किसी भी एक इवेंट में हम ये पूरा एक सेलिब्रेशन या ग्रैंडियर या एक्सरसाइज देखते हैं तो सबसे अहम होती है स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग। हम ये क्यों कर रहे हैं, ये शक्ति प्रदर्शन क्यों अहम है, भारत के साथ इन तमाम देशों का जुटना क्यों अहम है। ये एक बहुत ही कड़ा संदेश है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि चीन के लिए, तमाम उन देशों के लिए जो एक इंक्लूसिव रूल बेस्ड ऑर्डर में विश्वास नहीं रखते हैं। यहाँ पर भारत बार बार कहता है, चाहे कल प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई हो इमानुएल मैक्रों से, उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा देश चाहिए जहाँ पर रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर हो, एक ऐसा इंटरनेशनल फोरम चाहिए जहाँ पर सारे देशों को सामान्य अवसर मिले, सबका सम्मान हो, किसी एक की न चले। तो जब समुद्र की बात आती है तो भारत की नौसेना के जो बढ़ते कदम हैं ये बेहद अहम इसलिए हैं क्योंकि एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, उनकी बढ़ती साठगांठ है, किस तरह से उनके शिप्स लगातार आते हैं, सर्वे करने के लिए आते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के नाम पर आते हैं। तो उस सब को यहाँ पर भारत की जो नौसेना है एक जवाब दे रही है कि हम सतर्क हैं, हम सजग हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं और मजबूत हैं, और हम अकेले नहीं हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे साथ तमाम मित्र नौसेनाएं हैं और उन सब की बानगी यहाँ पर उनके युद्धपोतों में दिखाई दे रही है। शिवानी, जो वहां पर सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा है फ्लीट रिव्यू के दौरान वो था एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। तो ऐसे में उसकी भूमिका को वहां पर किस तरीके से दिखाया गया है?
देखिए, जब आईएनएस विक्रांत की बात होती है तो ये भारत के लिए बहुत ही गर्व से भरा हुआ पल होता है, क्योंकि ये भारत का अपना यानी आत्मनिर्भर होते हुए भारत का अपना इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे 2022 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ये सबसे बड़ा और आधुनिक तो है ही। इसकी क्षमताओं की अगर हम बात करें तो 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को कैरी करता है। उसके अलावा जब पूरी दुनिया देखती है कि भारत के अंदर यानी भारत अब उन गिने चुने देशों में से एक है जिसके पास अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में बनाने की क्षमता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और जब आईएनएस विक्रांत की बात होती है तो ये भी अहम है कि सबसे बड़े आकार, सबसे आधुनिक और सबसे ज्यादा जो उसके क्षमताएं हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ जो बाकी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स या एयरक्राफ्ट हमने देखे, जो हमने शिप्स देखे जो एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं जिनमें से, तो वो सब भी अहम है। विक्रांत बेहद खास है। आपको इस वक्त मैं पीछे दिखा रही हूँ, इसी तरह का एक भारत का युद्धपोत है। यहाँ पर ईरान के 2 युद्धपोत, श्रीलंका के युद्धपोत, रूस के युद्धपोत, जापान, जर्मनी के युद्धपोत। लेकिन जब आईएनएस विक्रांत यहाँ पर आया तो हर किसी की नजर आईएनएस विक्रांत पर थी, क्योंकि आईएनएस विक्रांत न सिर्फ भारत के लिए गर्व और शान की बात है, बल्कि भारत की बढ़ती हुई शक्ति और क्षमताओं की बात है। सिर्फ युद्ध में ही नहीं, शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज में भी ये बेहद अहम है। भारत का अपना युद्धपोत कैरियर, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो आईएनएस विक्रांत है। तो भारत की शान, भारत की शक्ति और भारत का एक संदेश भी है पूरी दुनिया को कि हम सजग हैं, मजबूत हैं और किसी भी तरह का जो चुनौती है उससे निपटने के लिए हमेशा तैयार हैं। बिल्कुल, किसी भी तरह के चैलेंज को फेस करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। शिवानी, एक छोटा सा सवाल और, फ्यूचर नेवल एक्सपेंशन के लिए आज के आयोजन को कितना खास माना जाए? देखिए, जब फ्यूचर नेवल एक्सपेंशन की बात होती है, जब आईएनएस विक्रांत की मैं बात कर रही थी, एक बिंदु में मुझसे छूट गया, बहुत कुछ है बताने के लिए। आईएनएस विक्रांत इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में पहली बार शामिल हो रहा है, क्योंकि 2022 में ये कमीशन हुआ और 10 साल बाद फ्लीट रिव्यू हो रहा है। 13 प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यूज हो चुके हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की बात होती है तो पहली बार इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में आईएनएस विक्रांत शामिल हुआ है। जहां तक शक्ति और एक्सपेंशन की बात है, 2047 तक भारत की जो नौसेना है उसने एक लक्ष्य रखा है कि 100% आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ना है। इस साल की मैं बात करूं तो लगभग 30 युद्धपोत और सबमरीन्स और दूसरे असेट्स को भारतीय नौसेना में शामिल होना है। तो ये जो तेजी आपने देखी है पिछले कुछ सालों में, ये दिखा रही है कि नेवी और नेवल माइट, नौसेना की शक्ति कितनी अहम है भारत के लिए। ये साइलेंट वॉरियर्स हैं लेकिन बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि जब समुद्र की सीमा की बात होती है तो जो सर्विलेंस है, जो मॉनिटरिंग है, जो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस है, जो कॉम्प्लेक्स ड्रिल्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर में जब हमने देखा कि उत्तरी अरब सागर में भारतीय नौसेना किस तरह से डिप्लॉयड थी और वहां पर जो पाकिस्तान की नौसेना थी वो अपने पोर्ट से, कराची पोर्ट से बाहर नहीं निकल पाई, क्योंकि हम एक्टिव थे, हम प्रो एक्टिव थे। और यही ताकत, यही भारतीय नौसेना की ताकत यहाँ पर दिखाई भी दे रही है। एक तरीके से शिवानी, शक्ति प्रदर्शन तो इस आयोजन के जरिए किया ही जा रहा है, लेकिन मित्रता की बात करें तो वो भी इस आयोजन के जरिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी आपका जानकारी के लिए। और चलिए अब बात भारतीय वायुसेना के जांबाजों की करते हैं, जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के जंगलों में लगी आग बुझाने को लेकर अहम भूमिका अदा की। यहां MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के जरिए दीमापुर की पदुम पोखरी झील से पानी लाकर जंगलों में फेंका ताकि आग बुझाई जा सके। अरुणाचल प्रदेश के वालोंग में आग बुझाने में मदद मिली है, जबकि नागालैंड की जुकोउ घाटी में ऑपरेशन लगातार जारी है। वहां पहाड़ी इलाकों, खराब विजिबिलिटी, हवा के बीच चुनौतियां काफी हैं, लेकिन फिर भी इंडियन एयरफोर्स की टीम ने हार बिल्कुल नहीं मानी। बुझ गई, बहुत बढ़िया। अब चलिए बात कर लेते हैं एआई समिट की, क्योंकि दिल्ली इस वक्त दुनिया की एआई कैपिटल बन चुका है। भारत मंडपम में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट का आज तीसरा दिन है। ऐसे में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और टेक कंपनियां इस समिट का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी गुड न्यूज इस बीच बिहार से सामने आई है, जो अब देश का नया एआई हब बनने जा रहा है। इससे पहले दूसरे दिन समिट में डिजिटल इंडिया की ताकत भी दिखाई दी थी। बढ़ती तकनीक और बदलता भारत, दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट का आज तीसरा दिन है।
एआई के इस महाकुंभ में पहले 2 दिन अगर शानदार रहे तो इसका तीसरा दिन और भी बेमिसाल होने जा रहा है, क्योंकि तीसरे दिन इस समिट में लगभग 20 देशों के अध्यक्ष समेत 500 से ज्यादा ग्लोबल एआई लीडर्स शिरकत करने पहुंचने वाले हैं। एआई समिट का दूसरा दिन जहां विशेष रूप से रिसर्च और इनोवेशन को समर्पित रहा, तो तीसरा दिन इसके उपयोग और रिसर्च से जुड़ा रहने की उम्मीद है। इस ग्लोबल समिट की सबसे सुखद खबर बिहार के लिए है। वो बिहार जो अपनी प्रतिभा के लिए जाना जाता है, अब एआई का हब बनने की राह पर है। खबर है कि बिहार के युवा अब एआई के जरिए सूबे की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने को तैयार हैं। किस तरह से आप देखती हैं बिहार को वो कंपनीज आगे कैसे ले जाएंगी, खासकर जो खुद इनके फाउंडर्स बिहार से हैं, और क्या कुछ उम्मीद इनसे आप कर रही हैं? देखिए, निश्चित रूप से अब बिहार सिर्फ एक बायस्टैंडर या एक ऑडियंस के रूप में नहीं, बल्कि एआई की बढ़ती हुई दुनिया में लीड करने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से आगे अभी जहां हम टाइगर एनालिटिक्स के कियोस्क पे खड़े हुए हैं, वहां के जो सीईओ हैं महेश जी हैं, बिहार नौगछिया से आते हैं, तो निश्चित रूप से एक सॉफ्ट कॉर्नर है। इतनी बड़ी कंपनी जब बिहार आती है तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व को दिखाती है कि अब बिहार भी एआई के साथ आगे बढ़ रहा है, कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। अच्छी खबर ये है कि बिहार में देश का सबसे बड़ा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जो सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे भारत के लिए एआई रिसर्च का पावर हाउस बनेगा। इस कोशिश में बिहार के वो लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं जो इस क्षेत्र में बड़ा नाम बन चुके हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है कि बिहार में ये पहला एआई सीओयू बन रहा है और ये देश का लार्जेस्ट एआई सीओयू बन रहा है और हम लोग उसके इंडस्ट्री पार्टनर हैं। तो एज इंडस्ट्री पार्टनर हम लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ पर एक लार्ज स्केल पे स्किल डेवलपमेंट करेंगे, जॉब क्रिएशन करेंगे और ऑल्सो ब्रिंगिंग द बेटर गवर्नेंस देयर इन द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। जाहिर है एआई के जरिए बिहार की तासीर और तकदीर अब दोनों ही बदलने वाली है। छात्रों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग के साथ अपने राज्य में ही ग्लोबल एक्सपोजर भी मिल सकेगा। बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है। देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने पूरा एक पॉलिसी के तहत बिहार के लिए एकदम नयापन है। बिहार में जीसीसी की पॉलिसी, सेमीकंडक्टर की पॉलिसी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया और इस पॉलिसी के तहत बिहार जो आएंगे उनके लिए एकदम नया जगह है और नए तरीके से हम पूरी तरह बिहार के लोग फैसिलिटेट करेंगे, उनको सहयोग करके बिहार में सारी इंडस्ट्री आए, ये हम लोग आग्रह करना भी चाहते हैं सभी लोगों से। एआई समिट के माध्यम से बिहार विकसित भारत में विकसित बिहार का सहयोग देना चाहते हैं। शिखर सम्मेलन की दूसरे दिन की ये भीड़ गवाह है कि भारत तकनीक की दौड़ में पीछे नहीं रहने वाला और बिहार का ये नया अवतार इस डिजिटल सफर का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय साबित होगा। एआई में इन्वेस्ट करेंगे और एआई के जरिए अब बिहार को नया बिहार बनाने की एक नई कोशिश होगी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। और अब बात कर लेते हैं राजधानी में बदले मौसम की। पहाड़ों पर एक बार फिर से बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में गुलाबी ठंड की एंट्री कर दी है। तो आज सुबह से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है, जिससे दिल्ली में सुबह की शुरुआत हल्की ठंड के साथ हुई। फरवरी का आधा महीना बीतते बीतते आमतौर पर दिन में गर्माहट बढ़ने लगती है। देखिए, इस हल्की बारिश ने तापमान को तो थाम दिया है। ठंडी हवाओं और बादलों की मौजूदगी ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से मैदानी क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में तापमान में हल्का उतार चढ़ाव जारी रह सकता है और मैदानी इलाकों में बारिश है तो पहाड़ों पर बर्फ से ढकी वादियों में रोमांच और देशभक्ति का संगम देखने के लिए मिल रहा है। केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियां इन दिनों स्नो स्पोर्ट्स के रंग में रंगी हैं। गुलमर्ग, गुरेज की वादियां इन दिनों पर्यटकों और स्थानीय युवाओं से गुलजार हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से यहां स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन भी यहां पर किया गया। तो बर्फ से ढकी ढलानों पर स्कीइंग और अन्य खेलों में स्थानीय और सैलानी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। यानी पहाड़ों पर रोमांच, उत्साह और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है।
और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया का, जो कि एआई समिट में इस वक्त मौजूद हैं। वहां पर वो क्या कुछ देख रहे हैं वो अपने लेंस के माध्यम से हम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मनीष, आपके पास आते हुए क्या इनोवेशंस, क्या टेक्नोलॉजी और क्या डिफरेंसेस आप देख पा रहे हैं इस एआई समिट में, जो इंडिया के लिए काफी अच्छा होगा? ये देखिए, एआई फ्यूचर है और फ्यूचर क्या, वर्तमान में भी आप एआई को लेकर बहुत सारी नई चीज़ें देख रहे हैं। अलग अलग आप फील्ड की बात करते हैं, आप हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, आप एजुकेशन की बात करते हैं, आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सब जगह आपको एआई का इस्तेमाल होता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये भारत मंडपम का हॉल नंबर 6 है और ये हॉल डेडिकेटेड है खास इंस्टीट्यूट्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, जो वहाँ के बच्चे हैं वो किस तरह से नए नए प्रयोग कर रहे हैं, एआई को लेकर किस तरह से नए नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं वहाँ से, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स और कॉलेज एक बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं आने वाले वक्त में, खासकर एआई को लेकर। क्योंकि हम जानते हैं कि अब जो नई पीढ़ी जो निकल कर आ रही है, खासकर इंजीनियरिंग की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उनके हाथों में एआई की कमान होगी। तो वो किस तरह से एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके तहत वो नई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपनी स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये प्लेटफॉर्म, जो कि हम कह रहे हैं कि दुनिया का चौथा एआई समिट हो रहा है, जो कि इंडिया में हो रहा है और साउथ एशिया में पहली बार हो रहा है। तो जब इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उन इंस्टीट्यूट्स के, उन कॉलेज के बच्चों को एक मौका मिलता है, तो जाहिर तौर पर उनके पास सीखने के लिए भी बहुत कुछ होता है। फिलहाल हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, ये AKTU कॉलेज के हैं और इन्होंने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है। अमूमन हम देखते हैं कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेज आ रहे हैं, चाहे वो पंखे हों, फ्रिज हो, टेलीविज़न हो, जिसको लगाकर आप कहते हैं कि आपका घर एक स्मार्ट होम हो गया है। ये भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम दामों में। अब ये क्या कर रहे हैं कि अगर आप कोई स्मार्ट फ़ैन लेने जाते हैं बाज़ार में, तो वो आपको पड़ता है 10,000, 11,000 रुपये का। लेकिन ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई भी नॉर्मल फ़ैन हो जिसकी कीमत 1200-1300 रुपये होती है, ये हर उस नॉर्मल डिवाइस में अपनी बस एक चिप लगाएंगे और उस चिप के ज़रिए ही आपके घर के सारे अप्लायंसेस सिर्फ एक ही चिप से वो स्मार्ट हो जाएंगे और एक स्मार्ट होम आपका वो कन्वर्ट कर देते हैं। किस तरह से इन्होंने इसको बनाया है, कैसे काम करता है, उसका डेमो भी दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अभय गुप्ता है। अभय, आप लोग कह रहे हो कि एक सिंपल से घर को, ड्राइंग रूम को आप लोग स्मार्ट होम में कन्वर्ट कर सकते हो बिना ज़्यादा खर्च किए। कैसे होगा? सर देखिए, बेसिक सिंपल जो रूल है, हमने आज तक देखा होगा मार्केट में हम स्मार्ट स्विचेस लाते हैं, उसमें काफ़ी कम लिमिटेशंस मिलती हैं और फीचर्स काफ़ी कम मिल पाते हैं। बट देखा जाए, जब हम जा रहे होते हैं कि डिवाइस ले आते हैं ना, तो हमें काफ़ी फीचर मिल जाते हैं। पर जो डिवाइस की जो कॉस्ट, जैसे आपने भी बताया, 11,000 12,000 की कॉस्ट आती है एक नॉर्मल पंखे की, जिसका RPM 350 होता है। और देखा जाए दूसरा, हम जो लेके आते हैं जो नॉर्मल पंखा होता है, 1100-1200 में पंखा हमारा आराम से मिल जाता है। फिर हमने क्या किया, जब इतना बड़ा जो बीच का जो मार्जिन आ रहा है, अब अप्रोक्सीमेटली देखा जाए 10% से भी ऊपर जा रहा है, तो हमने 10 to 20% जाता है सर ऑफर। जब हमने क्या किया, हमने एक चिप बनाई, स्मार्ट चिप, जो स्मार्ट चिप IoT एंड AI बेस्ड है, जो आपके घर के बोर्ड के पीछे लग जाएगी। एक कस्टमाइजेबल है, आपको ये मॉडल दिख रहा होगा जो यहाँ पे हमने लगा रखा है, ये सैंपल मॉडल लगाया है, आपका ये कस्टमाइजेबल हो जाएगा, जैसे आप चाहेंगे वैसे बनवा देंगे यूजर। ये हमारे घर का जो स्विच बोर्ड होता है उसमें लग जाएगा, उसके अंदर लग जाएगा, बेसिक अंदर लग जाएगा। इसके अंदर चिप है जो हमने लगा रखी है, वो आपके घर पे लगेगी। अब बारी कैसे आती, काम कैसे करता है, फंक्शनिंग सिंपल है। आपके घर पे इंटरनेट है तो हमारे पास इंटरनेट वाला मॉड्यूल है, इफ इंटरनेट नहीं है तो हमारे पास GSM मॉड्यूल आता है, जिससे क्या होता है कि आपको इंटरनेट की नीड नहीं है। जनरली होता क्या है, आपके घर पे इंटरनेट नहीं है, उस टाइम भी मिस हैपनिंग हो सकती है। और ये सब कुछ आप अपने फिर फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, इनके फोन में भी पूरी डिवाइस है और आपको मैं डेमो ऐसे दिखा रहा हूँ कि फिलहाल इन्होंने, मान लीजिए कि यहाँ पर जो इनका ये बोर्ड लगा हुआ है, इन्होंने इसको कनेक्ट किया है अपनी चिप से और अब इसकी कंट्रोलिंग पावर इनके फ़ोन में आ गई है। ठीक बात है? हाँ, मेरे फ़ोन में आ चुकी है। और इसके लिए सबसे अच्छी जो हमने काम किया है वो ये है कि आपके पास ऐप भी है, वेब एप्लीकेशन भी है। इसमें क्या होता है, जनरली लोगों के फ़ोन में स्पेस नहीं होता है आज की डेट में ऐप डाउनलोड करें, तो हमने क्या किया, हमने एक लिंक बनाया अपना ऐप के नाम से app.nirvanagiri.com, जिसके हेल्प से क्या होगा, आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा और एडमिन को ही दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, वो अपने घर को कहीं से भी कनेक्ट कर सकता है और यहाँ पे हम अपग्रेड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 नोड एक्टिव कर रखी हैं, नोड 1, नोड 2, नोड 3। आप जिस नोड पे, नोड मतलब प्लग है, ठीक है, आप किसी भी प्लग पे स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे बताएगा कितना करंट ले रहा है, बिकॉज ऑफ हमने फ़ोन ही लगा रखा है तो ज़्यादा करंट नहीं ले रहा है, और साथ में उसकी हेल्थ बताता है। अभी हेल्थ में लिख के आ रहा है ओके एंड 76%। ये हेल्थ का मतलब ये है कि आप जो भी डिवाइस को आप ऑपरेट करते हैं
उस डिवाइस की हेल्थ कैसी, जैसे अभी हमने फ़ोन कनेक्ट कर रखा है तो इस फ़ोन की हेल्थ कैसी है, उसकी बैटरी की हेल्थ कैसी है, वो भी ये लाइव ट्रैकिंग बताता है आपको। जैसे मैं बंद कर देता हूँ तो हमारी हेल्थ की जो रिपोर्ट होगी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज कुछ लगा ही नहीं रखा है, कंडीशन में हट जाता है। जैसे ही हम लगाते हैं तो हमारी जो हेल्थ चार्जिंग ऑन हो गई है, हेल्थ बिकॉज ऑफ फ़ोन की कंडीशन सही है, अभी हमें इस फ़ोन को 1 साल हुआ है, उसकी बैटरी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो उसको हमें रिपोर्ट पता चलती रहती है। एंड फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना डेटा देख सकते हैं, कितना करंट ले रहा है, वोल्टेज ले रहा है, यूटिलाइजेशन कितना है। और इन सब के साथ साथ आप इसको ऑन ऑफ करने का शेड्यूल भी बना सकते हैं। हाँ, शेड्यूल। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। टॉगल मतलब होता है ऑन ऑफ करना, यहाँ मतलब होता है ऑन करना है कितने बजे, ऑफ कितने बजे करना है। टाइमर लगा सकते हो आप, यहाँ पे आपके पास टाइमर है, यहाँ पे कितने सारे, और यहाँ पे टाइमर का आ जाता है। जैसे मान लो 18 तारीख है, 33 हो रहे हैं, अब 37 हो रहे हैं, तो आपको ऑन ऑफ करना, आप अपना टाइमर लगा सकते हो। अब आप देखिए, ये तो एक बात रही कि आप अपने घर को स्मार्ट होम में कन्वर्ट कर सकते हो। एक दूसरा फ़ायदा भी इसका, दूसरा फ़ायदा किसके लिए है, वो किसानों के लिए है। कई बार हम देखते हैं किसान अगर कोई फसल लगा रखी है तो उस फसल के चलते वो कहीं आ जा नहीं सकता, उसको पता है कि हमें आज फिर से पानी देना है, आज हमें पंप ऑन करना है, हमें ये काम करना है। लेकिन उस केस में भी इस डिवाइस के ज़रिए वो अपनी पंप को कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भले ही खेत पर ना जाए, वो घर बैठे अपने पंप को ऑन कर सकता है, ऑफ कर सकता है। ठीक बात है? हाँ, ठीक बात है। इंटरनेट भी नहीं चाहिए, इंटरनेट की जरूरत नहीं है। किसानों को रात को जाना होता है, चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं, रास्ते में जा रहे हैं, सांप वाप, मतलब काफ़ी सारा खतरा होता है। अब देखो, इमोशनली बोलने के लिए हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट एक समझदार देखा जाए तो रात के 12 बजे पानी लगाने जाना है। उसके साथ साथ काफ़ी मॉड्यूल ऐसे भी हैं कि इस वाले खेत को मतलब इतने लीटर पानी चाहिए, तो किसान को लमसम आइडिया होता है 2 घंटे में पानी लग जाएगा। अब रात के 11 बजे 2 घंटे उठ के जाए, लाइट कब आएगी क्या नहीं आएगी, मान लो उसके पास फोन भी स्मार्ट नहीं है। जनरली आज की डेट में फोन सबके पास स्मार्ट है, पर उनके पास फोन स्मार्ट नहीं है, तो हमारा कीपैड वाले फोन पे भी कनेक्शन आपका अवेलेबल हो जाता है। किसानों के लिए ये सुविधा है, जो बैठे हो पंप ऑन कर सकते हो, ऑन कर सकता है, सिंगल ऑफ भी नहीं करना, शेड्यूल कर सकते हैं कि 2 घंटे बाद अपने आप ऑफ। हाँ, शेड्यूल कर देगी, रात के 12 बजे लाइट आ गई तो उस टाइम पे वो शेड्यूल कर देगी कि 2 घंटे चले और बंद हो जाए। और मान लो कि उसे अंदाजा नहीं लाइट आएगी कब नहीं आएगी, जैसी लाइट आएगी वो उस पर लाइट पहुंचेगी, ऑटोमेटिकली उसके पास SMS आ जाएगा फोन के अंदर, और फिर वो 0 और 1 की बटन की तरफ से अपना काम कर सकता है। और ये भी है कि ये पंप की जो हेल्थ है, जो उसकी हेल्थ लाइफ है, उसके बारे में भी वो बताता रहेगा। मतलब ये कि जो किसान जब एक पंप सेट लगवाता है, एक अच्छा खासा खर्चा उसमें बैठता है, बहुत सारी वारंटी गारंटी मिलती है, कई बार कोलैप्स करने पर वारंटी काम नहीं करती। ऐसे में आप लगातार देख सकते हो कि जो आपको पंप पर वारंटी दी गई है वो ठीक तरह से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। कितना आप जो इसकी आप चिप की बात करो, जो आपने बनाई, जो इसके अंदर है, बॉक्स के अंदर, कंप्लीटली वो मेक इन इंडिया है। हाँ, इसे कंप्लीटली मेक इन इंडिया है, असेंबल्ड भी बोल सकते हो कि कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें बाहर से इंपोर्ट कराने होते हैं, बिकॉज ऑफ कि इंडिया के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, तो उसके लिए हमें करना पड़ता है। वरना सारी एसेसरी, सॉफ्टवेयर भी हमारा इंडिया का ही है, और जो हमने हार्डवेयर डिजाइन चिप करी है वो सब कुछ इंडियन है। और साथ साथ में जो हमारा ये प्रोडक्ट जो दे रहे हैं, जो आपका डेटा आ रहा है, वो डेटा आउट ऑफ इंडिया किसी भी क्लाउड पे नहीं जा रहा, हमारा खुद के क्लाउड्स हैं, हम उस पर ही स्टोर कर रहे हैं डेटा। जरूरी सवाल ये है, कितना खर्चा आएगा अगर एक किसान लगाए, कोई घर में लगाए, कितना खर्चा आएगा? सर, किसान लगाता है तो हमारा अल्टीमेट जो कॉस्ट आते हैं, मोटर हैवी होती हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा हैवी बनाना पड़ता है, 2500 से 3000 रुपये खर्चा आता है बस। जो बिना नेट वाला है? बिना नेट वाला है सर। और अगर घर में लगाए तो कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं लेते हम लोग, बिकॉज ऑफ कि वो खुद अर्निंग नहीं कर पा रहे ज़्यादा, उनके लिए हमारी तरफ से ये रहता है। और कोई हम दया नहीं कर रहे हैं, वो जरूरी भी है कि वो प्रमोट करें। और फिर दूसरी बात, जो घर के अंदर जो नोट्स लगती हैं उसका भी खर्चा है समथिंग अराउंड 2500 ही आता है। उसकी बहुत अच्छी बात है। बदलते भारत की ये तस्वीर आपने दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और चलिए अब बात फिल्मी सफर की करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात रश्मिका मंदाना विजय देवरकोंडा की शादी की कर लेते हैं, जिनकी शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इस कार्ड के मुताबिक वेडिंग डेट है 26 फरवरी। बिल्कुल शगुफ्ता, इसका मतलब ये है कि दोनों स्टार 26 फरवरी को शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं, ऐसा मान सकते हैं। और इसी के साथ शादी के समारोह और रिसेप्शन की तारीख भी अब सामने आ रही है। चलिए पूरी खबर क्या है आपको विस्तार से दिखाते हैं। इंडिया की नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना और साउथ स्टार विजय देवरकोंडा चंद दिनों बाद शादी करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो तारीख भी तय है और जगह भी 26 फरवरी। उदयपुर और इसकी गवाही दे रहा है शादी का कार्ड, जो सोशल मीडिया पर लीक हो चुका है। इसमें वेडिंग डेट 26 फरवरी बताई गई है। हालांकि ये कार्ड असली है या नकली, फिलहाल कहा नहीं जा सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मिका और विजय उदयपुर में प्राइवेट वेडिंग करेंगे, मतलब करीबी परिवार और कुछ खास दोस्तों की मौजूदगी में ही यह विवाह संपन्न होगा।
हालांकि रश्मिका और विजय ने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा इनवाइट कार्ड और चर्चाओं से लगता है कि शादी 26 फरवरी को तय है। शादी समारोह की डिटेल्स भी वायरल हो रही हैं। प्री वेडिंग फंक्शंस 24 फरवरी से शुरू होंगे, मतलब हल्दी और संगीत समारोह 24 से 25 फरवरी के बीच हो सकते हैं। 26 फरवरी को रश्मिका विजय 7 फेरे लेंगे और 4 मार्च को हैदराबाद में दोस्तों और इंडस्ट्री वालों के लिए ग्रैंड रिसेप्शन हो सकता है। शादी उदयपुर के किसी ऐतिहासिक महल या लग्जरी और हेरिटेज होटल में होने की अटकलें हैं, जिससे ये आयोजन और भी भव्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी की रस्मों की तैयारियां पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और चर्चाओं के मुताबिक दोनों सितारे इस आयोजन को बेहद प्राइवेट रखना चाहते हैं। यहाँ तक कि शादी में नो फोन पॉलिसी की भी बात सामने आ रही है, मतलब शादी में फोन को बैन किया गया है ताकि निजी क्षणों को मीडिया और पब्लिक के कैमरों से बचाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक कपल की शादी से जुड़ी 2 प्री वेडिंग रस्में हो चुकी हैं। एक रस्म रश्मिका के मामा पक्ष ने उनके घर पर की, दूसरी रस्म विजय की फैमिली ने की। इससे दोनों परिवारों की परंपराओं का सम्मान हुआ। रश्मिका विजय ने अपने दोस्तों को हाथ से लिखा हुआ नोट लिखकर गिफ्ट्स ना लेने की बात कही, सिर्फ आशीर्वाद देने को कहा है। बताया जा रहा है कि शादी के बाद रश्मिका और विजय 1 महीने तक छुट्टी पर रहेंगे। आपको बता दें कि विजय देवराकोंडा और रश्मिका मंदाना ने पिछले साल 3 अक्टूबर को हैदराबाद में सगाई की थी। ये एक प्राइवेट सेरेमनी थी जिसमें दोनों स्टार्स के कुछ करीबी घर वाले शामिल हुए। इसके बाद रश्मिका को कई मौकों पर एंगेजमेंट रिंग के साथ स्पॉट भी किया गया था। खैर, सगाई की चर्चा तो अब पुरानी हो चुकी है। चर्चा गर्म है तो अब 26 फरवरी को रश्मिका और विजय की शादी की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्रिकेट के मैदान पर चौके छक्के लगाने वाले किंग कोहली और बॉलीवुड क्वीन अनुष्का शर्मा एक बार फिर से भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। दरअसल अपने बेटे अकाय के जन्मदिन के ठीक बाद प्रेमानंद महाराज के प्रवचन सुनने के बाद विराट और अनुष्का ने उनसे आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने आश्रम में शांति से कुछ समय बिताया। इस दौरान विराट कोहली के लिए भक्तों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। विराट कोहली की एक झलक पाने के लिए भीड़ जुट गई। साथ ही पिछले 3 सालों में ये चौथा मौका है जब विराट और अनुष्का महाराज जी के चरणों में बैठे नजर आए। प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद पाने के बाद विराट और अनुष्का मुंबई के लिए रवाना भी हो गए, लेकिन उनकी सादगी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। देखिए, फिल्मी बातें हो रही हैं तो धुरंधर 2 का जलवा जो है लगातार कायम है। धुरंधर 2 ने कितनी कमाई के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं वो तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसकी वजह से बाकी फिल्मों की रिलीज डेट को पोस्टपोन क्यों किया गया है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जो कहर ढाया है, उससे धुरंधर 2 का खौफ पूरी फिल्म इंडस्ट्री में देखा जा रहा है। कई बॉलीवुड और साउथ फिल्मों की रिलीज डेट पोस्टपोन हो चुकी है और अब इसकी चपेट में सनी देओल की अपकमिंग फिल्म गबरू भी आ चुकी है। गबरू को पहले 13 मार्च को रिलीज किया जाना था, लेकिन बताया जा रहा है कि अब इसे आगे बढ़ाकर 8 मई कर दिया गया है। हालांकि अभी तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, जो जल्द ही किया जा सकता है। माना जा रहा है कि 19 मार्च को रिलीज होने जा रही धुरंधर 2 की वजह से ऐसा किया गया है, क्योंकि 13 मार्च को रिलीज करने पर गबरू को नुकसान उठाना पड़ सकता था। पिछले साल 19 अक्टूबर को सनी देओल के जन्मदिन पर उनकी अपकमिंग फिल्म गबरू का मोशन पोस्टर जारी किया गया था। जिसमें सनी देओल को एक छोटी सी बच्ची को गोद में उठाए हुए दिखाया गया।
इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में सनी देओल का किरदार इमोशन से भरा होगा। बताया जा रहा है कि सनी का किरदार एक मिडिल क्लास पारिवारिक आदमी का होगा जो मुश्किल समय में भी हार नहीं मानता। गबरू में सनी देओल और बच्ची के बीच के गहरे जुड़ाव को दिखाया जाएगा, जो अपने अपने जीवन के संघर्षों से जूझ रहे हैं। मतलब यह है कि गबरू सनी देओल की चिर परिचित एक्शन हीरो वाली इमेज से हटकर संवेदनशील और भावनात्मक पहलू को पेश करेगी। फिल्म में सनी देओल के साथ सलमान खान भी नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गबरू में सलमान खान कैमियो करेंगे। मतलब सलमान का रोल छोटा जरूर होगा लेकिन प्रभावशाली होगा। बताया जा रहा है कि सलमान को जब ये रोल ऑफर हुआ तो उन्हें कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने 1 साल पहले ही इसकी शूटिंग गुपचुप तरीके से पूरी कर ली थी। गबरू के साथ सनी और सलमान की जोड़ी 29 साल बाद स्क्रीन स्पेस शेयर करेगी। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो। 1996 में रिलीज हुई फिल्म जीत में दोनों ने साथ में काम किया था। फिर किसी फिल्म में दोनों एक साथ नजर नहीं आए। और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिल्ली में सरकारी शिक्षा को हाईटेक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सरोजनी नगर के एक स्कूल से सीएम श्री स्कूल योजना की औपचारिक शुरुआत की गई, जिसके पहले चरण में 75 सरकारी स्कूलों को शामिल किया गया। सीएम श्री स्कूल योजना से जुड़े इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद मौजूद रहे। स्मार्ट योजना के तहत करीब 7000 कक्षाओं को एआई बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम में बदला जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है और ऐसे में दिल्ली की बीजेपी सरकार ने 75 नए सीएम श्री स्कूल की आज सौगात जो है वो दिल्ली वालों को दी है। और ये स्कूल पिछले सरकार की स्कूलों से कितने बेहतर है उसका अंदाज़ा आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से डिजिटल तरीके से इस क्लासरूम के अंदर बच्चों को जो है वो पढ़ाया जा रहा है। ये प्राइमरी क्लास है और आप ये देखिए हमारे साथ शिक्षा मंत्री खुद आशीष सूद यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से स्मार्ट क्लासरूम जो है वो अब दिल्ली के तमाम सरकारी स्कूलों में जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आशीष जी, आज तक पे आपका स्वागत है। एक बहुत अलग यूनिक कॉन्सेप्ट जो है वो प्राइमरी क्लासेस में देखने को मिल रहा है, स्मार्ट क्लासरूम और सीएम श्री स्कूलों का उद्घाटन। देखिए, हमारा वादा था कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को वो मिलेगा जो किसी भी प्राइवेट स्कूल में लोग सोचते हैं मिलता है मगर मिलता नहीं है। ये मॉडल बाल वाटिका में एक फ्लोर पैनल है। ये बच्चे क्या कर रहे हो बेटा? क्या है? मोटे का विपरीत बताओ क्या है? अगली सीढ़ी पे चढ़ेंगे। दिन का उल्टा। ये एक्सपीरियंशियल जॉयफुल लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। ये मॉडल बाल वाटिका में एनईपी 2020 ने जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग और जॉयफुल लर्निंग की बात की है उसका कॉन्सेप्ट है कि अगर देखा जाए शुरुआत में जो नींव है उसको मजबूत करने की कोशिश एक डिजिटल तरीके से। जी, डिजिटल तरीके से। और जब ये बच्चे अपने स्कूलों से निकल कर जाएं तो इन्हें ये ना लगे कि इन्होंने कभी गैजेट्स देखे नहीं, टेक एनेबल्ड एजुकेशन को देखा नहीं। आज इस बिल्डिंग में आने के बाद हमारी प्रतिबद्धता और बढ़ती है कि दिल्ली के बचे हुए जो हमारे नए स्कूल हम बनाना चाहते हैं उन्हें इसी प्रकार के अच्छे स्कूल्स में निर्मित करें, बच्चों को अच्छा वातावरण, सुरक्षित वातावरण हम दे पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन शगुन भारद्वाज के साथ सुशांत पैरा, दिल्ली। इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम मैच के लिए बस इतना ही। और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छी और पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए।